हेलो गाइस, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद किरण में। इंग्लिश ग्रामर की इस सीरीज का आज लेक्चर नंबर 9 है और मे भी आपके टेंस खत्म हो जाए आज, क्योंकि हमने 9 टेंस हम पढ़ चुके हैं और 3 हमारे बचते हैं। बचे हुए सारे के सारे आज मैं कंप्लीट करवा दूंगी, क्योंकि इन टेंस का सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि किस तरह ये वर्क करते हैं, कौन सा इसका स्ट्रक्चर है, कौन सा रूल है। बाकी इसमें ज्यादा कोई एरर नहीं आती है इन टेंस के रिगार्डिंग, ठीक है। बाकी तो आपको यही पता होना चाहिए कि बीन आ गया तो उसके बाद कौन सी फॉर्म लगनी है, बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने स्टार्टिंग की सीरीज को नहीं देखा है वो स्टार्टिंग से देख ले। इसके बाद हो सकता है कि लास्ट जो लेक्चर रहेगा टेंस का, उसमें या तो मैं आपको एक्सरसाइज करवा दूं जो हमने आज तक पढ़ा है, उससे रिगार्डिंग ओनली क्वेश्चंस, तो वो आपको थोड़ा खुद भी करना है सॉल्यूशन उसका कि किस टाइप से इनको सॉल्व करना है। वैसे आंसर पे मैं उनके बता दिया करूंगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, जैसे आपको बोर्ड पे में भी दिख रहा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको पता है परफेक्ट वाले खत्म हो गए थे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जहां हमारे पास ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आते हैं, यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि इनमें दो चीजों का यूज होता है, एक सिंस और दूसरी फोर। इनमें सिंस और फोर का यूज होता है, तो कुछ एक बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ सिंस का यूज करना है, कहाँ पे फोर का यूज करना है। तो आज मैं आपको बिल्कुल इजी मैनर पे बताती हूँ, समझने की कोशिश करनी है कि किस तरह से आपके पास यूज होगा, ठीक है। बिल्कुल इजी मैनर पे, अभी आपको लिखना नहीं, खाली देखना है, ठीक है। देखो, वैसे तो अगर रूल के हिसाब से हम इसकी बात करें तो रूल के हिसाब से तो आपको पता है कि जो सिंस का यूज है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। आप इसको कह सकते हैं डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका यूज होगा, सिंस का। और दूसरी साइड से फोर की बात करते हैं तो इसका आपको पता है कि इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, फोर। अब कई बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है, डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। तो उसके रिगार्डिंग बिल्कुल इजी मैनर पे समझाने की कोशिश करूंगी। देखो, बात तो यहाँ पे सिर्फ टाइम की हो रही है। किसकी हो रही है, टाइम की। और टाइम की अगर हम लाइफ में बात करें तो टाइम हमारे पास दो चीजें ऐसी होती है जो मेनली टाइम को बताने के लिए यूज होती है। वो कौन कौन सी दो चीजें हैं, एक तो आपके पास कैलेंडर होता है। क्या होता है, कैलेंडर। कैलेंडर ना जो साल का आता है, एक जिसमें छुट्टियां छाटियां लिखी होती है, वो कैलेंडर। कैलेंडर। और दूसरा जो टाइम देखते हैं ना, टाइम, ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, मैनेज कर लेना। क्लॉक। दूसरा टाइम डिनोट करने के लिए क्लॉक। अब आपको याद रखना है, इतना बताना चाहती हूँ कि जो चीजें आपके पास कैलेंडर और क्लॉक में होती है, जो चीजें होती है इसमें, कैलेंडर में होगी या क्लॉक में होगी, उन चीजों से पहले आप, या उन टाइम से पहले आप सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जो इन दोनों में होती तो नहीं है बट फिर भी वो टाइम को डिनोट करती है, उनके लिए हम फोर का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे कि जैसे क्लॉक की हम बात करते हैं, क्लॉक की, तो आपको पता है कि क्लॉक में 12 भी बजते हैं, एक भी बजता है, दो भी बजते हैं, तीन भी, चार भी, पांच भी और छह भी। इस तरह से आपके पास यहाँ पे समय होता है, ये वाला आपके पास टाइम रहता है। अगर मैं बताऊं आपको कि लड़की दो
बजे से पढ़ाई कर रही है। लड़की 2 बजे से पढ़ाई कर रही है। तो क्या 2 आपकी घड़ी में बजते हैं? आप बोलेंगे जी मैम बजते हैं। अगर बजते हैं तो 2 बजे से पहले सिंस का यूज करना है। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर मैं ये बोलती हूँ कि लड़की 2 घंटे से पढ़ाई कर रही है, तो क्या आपकी घड़ी में कभी घंटा बजता है? आपने कभी देखा है कि अगर मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या टाइम है, तो आप कभी ये बोल सकते हैं कि मेरी घड़ी में 2 घंटे बजे हैं? कभी बताते हो आप कि 2 घंटे बजे हैं, 1 घंटा बजा है, ये तो बताते कि 1 बजा है, 2 बजे है, 3 बजे है, 4 बजे है, 5 बजे है। पर क्या आपने कभी आज तक ये बोला है कि मेरी घड़ी में 5 घंटे बजे है? नहीं ना। तो आपको याद रखना है कि जो चीज घड़ी में नहीं होती है वो चीज किस में आएगी? फोर में आएगी। फोर यूज करेंगे उन चीजों के पहले जो घड़ी में नहीं होती है, और जो होती है उनके पहले सिंस का यूज करूंगी। अगर मैं बोलूंगी कि मेरी घड़ी में 5, मैं बोलती हूँ 5 बजे, तो 5 o'clock एकदम पहले सिंस लगा देना। ठीक है? अगर मैं बोलूं 5 hours, तो आप जरा भी सिंस का यूज नहीं करेंगे, फिर आप किस चीज का यूज करेंगे? फोर का यूज करेंगे, क्योंकि ये चीज घड़ी में जरा भी नहीं होती है। समझ में आया? होता क्या नहीं है, होता क्या है, ये बताती हूँ। अगर सिंस की मैं यहाँ पे बात करूं, सिंस की, अगर आप बोलेंगे कि 5 AM, आप बोलेंगे 6 o'clock, आप बोलेंगे 6 hours, आप बोलेंगे 7 PM, आप बोलेंगे 2 hours। तो यहां से मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको फाइंड आउट करना है कि किसके पहले आप सिंस लगाएंगे, किसके पहले फोर लगाएंगे। कहने का मतलब है यहाँ पे आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है और ऑप्शन आपके पास 2 है कि सिंस आएगा या फोर आएगा। तो यहाँ पे देखो, क्या आपकी घड़ी में 5 AM होते हैं? सुबह के 5 बजते हैं? जी बजते हैं। अगर बजते हैं तो यहाँ पे आप सिंस का यूज करेंगे। 6 o'clock, क्या आपकी घड़ी में 6 बजते हैं? जरूर बजते हैं जी, 6 तो पक्के बजते हैं। अगर बेटा पक्के बजते हैं तो यहाँ पे सेंस का यूज करना। 6 hours, क्या आपकी घड़ी में 6 घंटे होते हैं? घंटे बजते नहीं, 6 घंटे। ठीक है, तो जरा भी नहीं होते हैं, तो आप 6 hours करेंगे। 7 PM, क्या आपकी घड़ी में शाम के 7 बजते हैं? हाँ जी मैम बजते हैं। अगर बेटा बजते हैं तो सिंस का यूज करना है। क्लियर? नेक्स्ट 2 hours, क्या आपकी घड़ी में 2 घंटे बजते हैं? नहीं बजते हैं, नहीं बजते हैं, तो आप यहाँ पे 4 का यूज करेंगे। मे भी आप घड़ी का पंगा समझ गए होंगे। समझ आया? अब यहाँ से बात करते हैं थोड़ी कैलेंडर की। ठीक है जी। अब कैलेंडर में चीजें देखनी है आपने कि सबसे पहले इसमें होता क्या क्या है। ठीक है, तो कैलेंडर आपका कुछ इस तरह से बना होता है, इस तरह से बना होता है, इस तरह से। ठीक है, इस टाइप का आपके पास कैलेंडर बना होगा। यहाँ पे ऊपर लिखा होगा 2024। ठीक है, और इसके बाद नीचे लिखा होगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, और आपके पास यहां से इधर से क्या लिखा होगा? अंदर तो काउंटिंग होगी। ठीक है, 1 2, जैसे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर 8, इस टाइप से आपके पास लिखा हुआ होगा। समझ में आए? और इधर इस वाली रो में आपके पास क्या दिए होंगे? मंथ्स दिए होंगे। कैसे? जनवरी, दूसरा बॉक्स होगा फरवरी का, मैं इधर ही बना देती हूँ। फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखना है कि इसमें चीजें कौन कौन सी है। जो इसमें चीजें हैं उनके पहले सिंस का यूज करना है। कहने का मतलब है कि इसमें चीजें वो होगी जो मैं इधर लिखूंगी वो होगी, और जो फोर के साथ लिखूंगी वो
जरा भी नहीं होगी। ठीक है, तो सिंस की अगर मैं बात करूंगी तो मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आपके पास डेट दी गई है इसमें, कि जैसे मैं बोलती हूँ कि आज डेट है 12 नवंबर, समझ में आया? तो अगर आपके पास डेट दी गई है, क्या दी गई है? डेट, कोई सी भी डेट दी गई है, फॉर एग्जाम्पल हमने 20 नवंबर का एग्जाम्पल लिया, तो देखना है क्या कैलेंडर में डेट होती है? तो हाँ जी होती है। अगर कैलेंडर में डेट होती है तो उसके पहले सिंस आएगा, क्योंकि बताया है जो कैलेंडर में क्लॉक में चीजें होती है उनके पहले क्या आता है? सिंस आता है। ठीक है जी, सबसे पहले डेट तो थी, उसके बाद क्या आपके पास नेम ऑफ डेज होता है कैलेंडर में? तो हाँ जी ये होता है। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल संडे। क्या आपके पास नेम ऑफ ईयर होता है? तो हम बोलेंगे जी होता है। ये कैलेंडर हमारे पास है 2024 का है, 2023 का भी था, 22 का भी था, 21 का भी था। ठीक है, नेम ऑफ ईयर, ये नेम ऑफ ईयर कहलाते हैं। ये चीजें तो ऐसी है जो हमारे पास है। ठीक है, नेम ऑफ मंथ नहीं लिखा, नेम ऑफ, क्या नेम ऑफ मंथ दिया होता है कैलेंडर में? जरूर जी, हम बोलेंगे नवंबर मंथ चला है, नवंबर अगर मंथ चला है तो हम यहाँ पे इस महीने का नाम भी लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? जरूर लिख सकते हैं। तो ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब भी आपके पास कोई डेट दी गई है, डेट दी गई है, इसके बाद ईयर दिया होगा वो भी चलेगा। जब आपके पास नेम ऑफ डेज दिया गया है, डेज का नाम दिया गया है कि आज संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, क्या चीज है। आपके पास नेम ऑफ मंथ दिया होगा, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, कौन सा मंथ। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इन चीजों के पहले हम जो यूज करेंगे वो किस चीज का करेंगे? सिंस का करेंगे। आप इसका अगर थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मैंने थोड़ी सी हल्की चीजें रफ करनी है। चलो मैं यहाँ से ये थोड़ा सा इसको रफ कर देती हूँ। ये 4 वाले थे, आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे भी मैं 4 लेती हूँ और ये कैलेंडर के रिगार्डिंग है 4। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या आपके पास एक ही साल में 2 साल का कैलेंडर हो सकता है? जैसे मैं बोलूं कि 2024 में ही 24 का भी 25 का भी कैलेंडर ये चालू करो, तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। आपके पास 24 में जो दिवाली है वो 30 अक्टूबर की, 31 अक्टूबर की आ रही है। 2023 में हो सकता है कि वो 19-20 की थी, 22 में हो सकता है कि आगे नवंबर में चली गई हो। तो क्या एक जैसा कैलेंडर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आपके पास है कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपके पास कभी भी 2 इयर्स का कैलेंडर नहीं हो सकता है, 3 इयर्स का भी नहीं हो सकता है, 4 इयर्स का कैलेंडर भी नहीं हो सकता है। समझ गए? जो चीजें नहीं होती उनके पहले 4 का यूज करेंगे। क्या आपके पास 4 डेज हो सकता है? मुझे दिखाना जरा किस कैलेंडर में 4 डेज लिखा गया है। कि अगर मैं बोलूं कि आज डे कौन सा है और आप बोलो कि आज तो 4 दिन है, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। कैलेंडर में तो ऐसी कोई चीज नहीं लिखी होती। जो नहीं लिखी होती उसको इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम कहा जाता है और उसको हम 4 की कैटेगरी में लेते हैं। समझ आया? तो ये 4 डेज हो गया, 3 डेज हो गया, 2 डेज हो गया, ये चीज भी नहीं हो सकती है। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं कि 4 वीक्स, क्या आपके पास 4 हफ्ते इकट्ठे हो सकते हैं? नहीं हो सकते, जरा भी नहीं हो सकते। क्या आपके पास 2 हफ्ते इकट्ठे हो सकते हैं? तो ये भी हमारे पास नहीं होते। ठीक है, हफ्ता तो एक होता है जिसमें 7 दिन रहते हैं, दूसरा फिर से जो शुरू होगा वो नेक्स्ट वीक होगा। ठीक है, बट ये हमारे कैलेंडर में नहीं होता है। कैलेंडर की हम बात करते हैं तो एक कैलेंडर में जो आपकी डेट्स रहती है, जो आपके डेज रहते हैं, वो आपके जैसे मान लीजिए कि 1 से 7 तारीख तक आपका एक हफ्ता हुआ। क्या 1 से 7 तारीख तक एक ही मंथ में दूसरा हफ्ता भी हो सकता है, तीसरा मंथ हफ्ता भी हो सकता? नहीं हो सकता, ऐसा इम्पॉसिबल है। तो आपको याद रखना है कि ये चीजें हमारे पास नहीं होगी। क्या आपके पास एक ही महीने में 5 मंथ्स हो सकते हैं? ना जी,
2 मंथ्स हो सकते हैं ना जी, ये भी नहीं होते। मंथ तो एक ही होगा और उस मंथ का नाम दिया होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वो वाला दे सकते हैं। क्लियर हुआ? तो आपको याद रखना है कि जो चीजें कैलेंडर में नहीं होती है उनके पहले फोर का यूज करना है। ठीक है, मैं बोलूंगी ये कौन सा महीना चला है और आप बोलेंगे जी ये तो 6, ये आपके 5 मंथ चले हैं, 5 मंथ चले हैं। तो 5 मंथ चलने का क्या मतलब है? मंथ पूछा कौन सा है, 5 मंथ में से बताओ मुझे, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है। मैं बोलती हूँ ये कौन सा मंथ चला है, आप बोलेंगे ये तो जी 2 महीने चले हैं। 2 महीने तो हो नहीं सकते, महीना तो एक ही होगा। आप बोलेंगे 3 महीने चले हैं, आप बोलेंगे ये 10 महीने चले हैं, 12 महीने चले हैं, 14 महीने चले हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि कैलेंडर में जो चला हुआ अभी मैं बोलूं कि नवंबर चला है, तो अभी मैं ये कैसे बोल दूं कि 3 महीना चला है कि 11 महीना चला है? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो महीना तो एक ही होता है और उस महीने का भी परफेक्ट कोई नाम होता है, और जब नाम आ जाता है तो सिंस का यूज होता है। जब आप 2, 3, 4, 5 इस तरह से यूज करते हैं तो फोर का यूज होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको डीप करने के लिए आपको एक और दो बात और बताती हूँ। अगर आपको यहाँ भी समझ नहीं आया होगा तो फिर आगे और थोड़ा सा डिस्क्राइब करती हूँ, अगर आप फिर उसमें समझ जाए। ठीक है, ये तो था आपका मेरे आइडिया से तो इजी एग्जाम्पल था कि इजीएस्ट वे पे आप इससे समझ सकते थे। अगर ये भी नहीं समझ आया होगा तो फिर तो लिखने वाली बातें हैं कि लिखो तो चाहे आप कितना ही, भरो तो चाहे आप कितना ही, पर थोड़ा सा ये है कि देखो, जब आपके पास न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस नाउन दिया गया हो, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस नाउन दिया गया हो, तो यहाँ पे आप फोर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? फोर का यूज करेंगे। अब सिंस के यूज के लिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने लिखा दिया है नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ मंथ्स, नेम ऑफ ईयर। अब ईयर ये नहीं सोचना कौन सा नाम देंगे, ये 2011, 12, 1996, 99 ये होते हैं। ठीक है, नेम ऑफ ईयर, नेम ऑफ डेज, मंथ्स, ईयर, ये आपके पास जो रहेंगे वो किस में आते हैं, ध्यान रखना है। या आपके पास 2 PM है या 2 o'clock है, ये क्लॉक ऐसे लिखे मैं थोड़ा सा, 2 o'clock है। जब इस तरह की टर्म आपके पास दी जाती है तो यहाँ पे आप यूज करेंगे सन्स का यूज करें। ठीक है, अब फोर के लिए मैं आपको थोड़ा सा और बताती, सॉरी सिंस के लिए ही बता देती हूँ। जैसे हमने बोला कि ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अगर हम एक डेज को बांट देते हैं उसके पार्ट्स में, उसके पॉइंट में, तो मॉर्निंग उसमें आता है, इवनिंग उसमें आता है। ठीक है, आपको याद रखना है ये पार्ट ऑफ डेज होते हैं, आपको याद रखना है जितने भी पार्ट ऑफ डेज होते हैं उनसे पहले आपका सिंस यूज होगा। ठीक है, ये वाला भी सिंस में आएगा। फिर आपको दिया जाता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, या आपके पास होता है फॉर मैनी डिकेड्स, फॉर मैनी डिकेड्स, बहुत शताब्दियों पहले से। तो जहां पे आपका ये ए लॉन्ग टाइम आएगा, मैनी डिकेड्स आएगा या मैनी सेंचुरीज आएगा, वहां पे भी आपको याद रखना है कि कौन सी चीज यूज होगी, ये आपके पास फोर यूज होगा। क्लियर है? ये है बेटा जो आपके पास परफेक्ट कंटिन्यूअस के तीनों टेंस में यूज होना है। प्रेजेंट परफेक्ट में भी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, सॉरी कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों में ये चीजें यूज होनी है। बाकी इनके जो रूल है आपको प्रेजेंट परफेक्ट करवाऊंगी, बाकी जो पास्ट और फ्यूचर है वो आपका खुद ही, आप आराम से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो इसके एक्स्ट्रा रूल्स नहीं रहते हैं, अदर्स रूल्स इसका
कोई भी नहीं है। ठीक है, मेन आपके पास वही है जो मैंने अभी पढ़ा दिए। एक तो परफेक्ट वाले, तीनों के तीनों परफेक्ट वाले, प्रेजेंट भी, पास्ट भी और फ्यूचर भी। और नेक्स्ट आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी, पास्ट कंटिन्यूअस भी बताया है उसमें रूल कौन कौन से इंपोर्टेंट रहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो इसको तो मैं एक बार अब रफ करके देखती हूँ, आपको एक स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अब बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो किस तरह से हम बनाते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आप रूल बोलो या इसका स्ट्रक्चर बोलो। आप सभी को पता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस बी1 के साथ आईएनजी आएगा। इसके बाद कभी आपका कोई नाउन वर्ड आ जाता है और कभी आपका सिंस फोर, और इसके बाद प्लस आपका ऑब्जेक्ट यूज होता है। अगर यूज की बात करें तो ये कहाँ के लिए यूज रहते हैं, तो बताती हूँ आपको कि ये वाले भी ऐसे कार्यों के लिए यूज होते हैं जो स्टार्ट तो हो चुका है पास्ट में और खत्म अभी भी नहीं हुआ है। कब वो खत्म होता है नहीं पता। ठीक है, जो कार्य पास्ट में स्टार्ट हो चुके हैं और अभी भी वो कंटिन्यू लगे हुए हैं, कंटिन्यू वो कार्य चला हुआ है, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको? ठीक है, अब इनके एक आधा एग्जाम्पल मैं आपको डालती हूँ कि किस तरह से ये बनेंगे। जैसे हम बोलेंगे कि she have been living in Delhi, मैं आपको छोड़ दूं डैश 1996। सेकेंड एग्जाम्पल, ये जो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स डाला है इसमें आपको सिंस और फोर भरना है। कुछ एक एग्जाम्पल में मैं भर दूंगी, कुछ एक में आपको फिल करना है। मैं लिखती हूँ, ये है जाएगा बेटा इधर, मोहन हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी dash a long time ago। थर्ड एग्जाम्पल आपके पास है, रीता हैज बीन डांसिंग इन हर रूम डैश 2 hours। ठीक है, एक आधा एग्जाम्पल और लेते हैं फोर्थ नंबर पे। द कैट हैज बीन जंपिंग ओवर द टेबल डैश मॉर्निंग। इनमें तो आपने बताना है कि इनमें सिंस आएगा, फोर आएगा, कैसे आएगा, क्या कुछ आएगा, जो आगे के मैं करवाऊंगी उनमें मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि देखो, जब आपके पास हैज और हैव आता है, जब भी आपके पास हैज और हैव आता है, तो इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हैज और हैव के बाद हमेशा हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो क्या यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है?
तो मैं बताती हूँ हाँ जी बिल्कुल आई है। अगर आप बोलेंगे कि बीन किसकी थर्ड फॉर्म है तो मैं बोलूंगी इज एम आर की थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकेंड फॉर्म वॉज वर, थर्ड फॉर्म बीन। तो क्या यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हुआ कि हैज और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे हैज और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। ठीक है, अब एक चीज और बताया था कि बी की जितनी भी फॉर्म होती है, बी तो जानते ना, बी ई, बी की जितनी भी फॉर्म होती है कौन कौन सी होती है? इज, एम आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग। ये अपने बाद आईएनजी वाली फॉर्म लेती है। बताया था कि नहीं बताया था? बताया था कि ये अपने बाद आईएनजी वाली फॉर्म लेती है। अगर ये आईएनजी वाली फॉर्म लेती है तो क्या यहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म इसके बाद यूज हुई है, जिसको हम फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, और फोर्थ फॉर्म का नाम क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर है? क्या यहाँ पे इसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म आई है? तो आप खुद देख सकते हैं, जितने मैंने अभी तक रूल्स आपको पढ़ाए हैं, जितना आपको बताया है, वो आपके के सारे यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, बिल्कुल डिफाइन करके उन्हें बता दूंगी। लिविंग इन दिल्ली डैश 1996। अब आपको मैंने बताया था कि जब आपके पास ये वाली चीज दी गई हो, क्या आपके पास 1996 का कैलेंडर था? 1996 का कैलेंडर था आपके पास? क्या ये सिंस में आएगा कि फोर में आएगा? तो ये नाम है किसी साल का। अगर किसी साल का नाम बता दिया गया है तो उसका कैलेंडर भी था। अगर कैलेंडर भी था तो यहाँ पे क्या आएगा? क्लियर? अब यहाँ पे भी स्टार्टिंग का तो वही है। इन दिस कंपनी अ लॉन्ग टाइम एगो। ए लॉन्ग टाइम, कौन सा लॉन्ग टाइम? कब से? क्या आपको पता है कि मैं किस लॉन्ग टाइम की बात कर रही हूँ? 1 साल हुई है, 2 साल हुई है, 3 साल हुई है? 1996 से इस कंपनी में काम कर रहे हैं, 2004 से कर रहे हैं, 24 से कर रहे हैं, कब से कर? क्लियर हुई बात? तो हमें पता ही नहीं है। अगर पता ही नहीं है, क्या ये जो आपके पास एक लॉन्ग टाइम है, क्या ये घड़ी में होता है? नहीं होता। क्या कैलेंडर में होता है? नहीं होता। जो कहीं भी नहीं होता उसके पहले यूज किस चीज का होता है? फोर का यूज होता है। नेक्स्ट है, रीता हैज बीन डांसिंग इन हर रूम 2 आवर्स। क्या आपकी घड़ी में 2 घंटे बजे थे? जिनकी घड़ी में बजे थे वो सिंस का यूज करेंगे। जिनकी घड़ी में कभी 2 घंटे नहीं बजते हैं वो किस चीज का यूज करेंगे? फोर का यूज करेंगे। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द कैट हैज बीन जंपिंग ओवर द टेबल मॉर्निंग। और मैंने बताया था ये पार्ट ऑफ डे कहलाते हैं, इनको पॉइंट ऑफ टाइम कहा जाता है। और पॉइंट ऑफ टाइम जितने भी आपके पास होते हैं उनके पहले हम सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, ये था आपके पास, क्या बोलते हैं इसको, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। अब इसके नेगेटिव की बात करते हैं। मैं यही इसी में कर देती हूँ। सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ से थोड़ा सा रूल चेंज करना है। अब इसके नेगेटिव के, ऐसे ही टाइम क्यों वेस्ट करना है जो चीज ज्यादा वेस्ट करने की नहीं है। जब नेगेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट, और इसके बाद आपके पास बीन आएगा और बाकी का स्ट्रक्चर आगे पीछे का सब कुछ एज इट इज रहेगा। इसका नेगेटिव बनाना है, शी हैज नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1996। मोहन हैज नॉट बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर अ लॉन्ग टाइम एगो। ठीक है, रीता हैज नॉट, यहाँ पे नॉट है, बीन डांसिंग इन हर रूम फॉर 2 आवर्स। द कैट हैज नॉट बीन जंपिंग ओवर द टेबल। ये बन गया बेटा नेगेटिव। अब अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो अब तो आप सभी समझ चुके होंगे, अब तो आप सभी को पता लग चुका है कि इंटेरोगेटिव कैसे बनता है। जब इंटेरोगेटिव बनाना है तो इनके पास जो हैज और हैव है उसको पहले लेके आना है, बाकी एडजेक्टिव्स लगा देना है। जैसे इसका बनाएंगे, हैज पहले लाओ, यहाँ से इसको रिमूव कर दो। हैज शी बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1996। इसका हैज यहाँ से उठाओ और इधर रख दो। हैज मोहन बीन वर्किंग इन दिस
कंपनी, फॉर अ लॉन्ग टाइम एगो। बस इतना आपको याद रखना है कि जब इंटरोगेटिव बन जाता है तो लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन आ जाता है। यहां से भी लाएंगे, इसको आगे कर देंगे। हैज रीता बीन डांसिंग इन हर रूम फॉर, यहाँ पे हैज द कैट बीन जंपिंग ओवर द टेबल सिंस मॉर्निंग। जब इन्हें नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है, हैज शी नॉट, हैज मोहन नॉट, हैज रीता नॉट, हैज द कैट नॉट, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, देखो आज ये टेंस का लास्ट ही लेक्चर है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रहती है, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि कोई कर भी रहा है स्टडी। 2-3 स्टूडेंट है जो रिप्लाई करते हैं, वैसे मैक्सिमम तो 2 है, एक सुषमा मैडम है और दूसरी एक पूजा नाम की लड़की है। वही 2 ऐसे हैं जो मैक्सिमम क्लासेस को अटेंड किया करते हैं। और इनमें से क्वेश्चंस की गारंटी देती हूँ कि अगर आपके पास रूल्स आते हैं, आपके पास एग्जाम्पल्स आते हैं, तो इन्हीं में से रहेगी एरर। आपकी मैक्सिमम टाइम इन्हीं में से रहेगी। जिसको यही पता नहीं होगा कि अगर स्टार्टिंग में फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो उसके जो बाद वाला अगर टेंस आता है तो वो कौन सा आएगा, वो कैसे वहां पे वर्ब रख देगा कि फर्स्ट फॉर्म रखनी, सेकंड फॉर्म रखनी कि थर्ड फॉर्म। उसको तो फिर वही बात हो जाएगी, जय श्री राम, जहां राम आ रहा है वहां पे टिक मार दो। और ये बात पक्की है कि तुक्का हर जगह काम नहीं करता है। ठीक है, तुक्का कभी कभार चल पड़े। 100 में से अगर हार्डली आपके पास 3 या 4 क्वेश्चन ठीक हो जाए तो वो भी हार्डली होते हैं, अदरवाइज इतने तुक्के तो नहीं चलते। अगर तो तुक्के के साथ ही जिंदगी चलानी तो जिंदगी एक तुक्का बन के रह जाती है। और अगर आप जो चीज अचीव कर रहे हैं वो आपने मेहनत से की है, बड़ा हार्ड वर्क आपने किया है, तो हार्ड वर्क से या मेहनत से अचीव की हुई चीज की कोई वैल्यू होती है। जो तो फ्री में मिला वो तो जाता भी फ्री में ही है। ठीक है, और जो मेहनत करके मिलता है, जिसके लिए आपने परिश्रम किया है, उसकी इज्जत भी होती है, कदर भी होती है, ये बात फिक्स है। ठीक है, तो मैं सोच तो मेरी थिंक ये है कि आप सभी मेहनत करके ही अचीव करो जो भी आप बनो। ठीक है, बड़ी इजीली किसी को भी ना मिले तो ही बेहतर होता है। हाँ, थोड़ा सा संघर्ष लड़े। जिस जिंदगी में संघर्ष ना हो उसकी वैल्यू ही नहीं होती है। जिस जिंदगी में संघर्ष होता है वो हर चीज की कदर जानता है, हर चीज की वैल्यू जानता है। ये मैंने फाइंडिंग्स की है अपने लाइफ में। ठीक है, तो मैं तो इन चीजों पे बिलीव करती हूँ कि जो चीज भी अचीव करनी है उस चीज को अचीव करने में थोड़ी सी तो स्ट्रगल होना चाहिए, थोड़ी सी तो प्रॉब्लम्स आनी चाहिए रास्ते में। रास्ते में चले सीधे ही चले गए, जैसे ही गए वैसे ही आए, फिर उसका तो कोई फायदा नहीं। तब ना जब रास्ते में 2-3 रोड़े आपको मिले और उनको हटाना पड़े, और उनको हटाते हुए थोड़ी सी गर्मी भी लगे, कभी नीचे भी गिरे, कभी ऐसा भी हो कि खुद नीचे रोड़ा ऊपर आ जाए, तो उस टाइम किस तरह खुद को बचाना है, तो वो वाला थोड़ा संघर्ष होना चाहिए मेरे आईडी से लाइफ में। तो मैं तो इन चीजों पे बिलीव करती हूँ। आगे आपकी मर्जी है, जो भी आपको अच्छा लगता हो। एंड गुड लक फॉर और द स्टूडेंट। नेक्स्ट जो टेंस आता है उसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। यहीं से करना है थोड़ा चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सिंस और फॉर सेम रहेगा जैसे हमने वहां पे किया था। यहाँ पे जो आपका चेंज होना है, जहां पे आपने हैज और हैव को चेंज किया था, जहां हैज और हैव लगाया था वहां पे हैड लगाना है। बाकी सारा का सारा मटेरियल A to Z सेम टू सेम हो जाता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे पास्ट परफेक्ट का, यहाँ पे रूल बता देती हूँ। रूल, अब मैंने आपको बोला है कि जब हम पास्ट में जाते हैं तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है। तो आपने अभी हैज और हैव पढ़ा ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो आगे इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो क्या हो जाती है, हैड हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे हम हैड का यूज करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि हम अब सब्जेक्ट प्लस हैड का यूज करें, हैड प्लस बाकी सारा A to Z एडजेक्टिव्स रहना है। लगता है ना इतना कौन पढ़ेगा, हैड आईएनजी बीन, हैड आईएनजी बीन, नहीं पढ़ना है।
ये हैज हैव आपने पढ़ लिया, बीन वाला पढ़ लिया, यहाँ पे हेड चेंज होना है, बीन भी वही है, आईएनजी भी वही है, सिंस फोर भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है, सब्जेक्ट भी वही है, चेंज क्या हो रहा है हेड। तो मेरे आइडिया से तो जरा भी ये टफ नहीं है। आईएनजी प्लस इसके बाद आपके पास सिंस फोर आ जाता है और फिर आपके पास ऑब्जेक्ट रहता है। ये कंप्लीट हुआ आपका पास्ट परफेक्ट। मुझे लगता है आप खुद भी बना लेंगे, और यहाँ से जो सिंस फोर के एग्जाम्पल है सारे के सारे मैं आपके लिए रख रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल में मैं रखती हूँ यहाँ पे वी हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी डैश ईयर्स है बेटा लास्ट में 5 years। दूसरा एग्जाम्पल आपके पास है शी हैड राइटिंग अ लेटर। शी हैड बीन नहीं बेटा भूल जाना, शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर टू हर फ्रेंड डैश इवनिंग। और थर्ड में हम लिखेंगे दे हैड बीन वर्किंग इन दिस प्रोजेक्ट। November 1956 यहाँ पे लिखना है आपने, जो भी भरना होगा। फोर्थ में है राहुल had been studying in this academy, in this university लिखो dash last TW 2 years। ये बेटा आपके लिए है, इसमें आपने फिलअप करना है, नंबर डालना है, नंबर 1 में या सिंस आएगा या 4 आएगा, 2 में डालना है सिंस या 4, 3 में सिंस या 4, ज्यादा लंबा नहीं लिखना है, 4th में सिंस आना है कि 4 आना है। ये रहे आपके पास, जिसको हम बोलते हैं, देखो यहाँ पे हेड ही हेड चेंज है ना, बाकी A to Z सेम टू सेम लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट करने वाली बातें हैं जो हम नहीं करना चाहते। अब नेगेटिव की बात करेंगे, हेड के बाद नॉट लगा देना, इधर भी हेड के बाद नॉट लगा देना, इधर भी हेड के बाद नॉट लगेगा, इधर भी नॉट लगेगा। इंटरोगेटिव बनाना है तो आपको पता है कि क्या करना है, हेड को पहले कर देना है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये आपको याद रखना है। और लास्ट में जाके क्या लगेगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगेगा, और यहाँ ये साइन ऑफ इंटरोगेशन लगेगा। आगे हम यहाँ से बात करेंगे नेगेटिव इंटरोगेटिव की, हेड प्लस वी फिर नॉट आएगा, हेड प्लस शी फिर नॉट आएगा, हेड प्लस दे नॉट आएगा, हेड प्लस राहुल नॉट आएगा। ये नेगेटिव इंटरोगेटिव में चेंज हो गए। ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था, जहां पे ज्यादा जरूरत नहीं होगी, बस आपको रूल इसका पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार बोला जाता है कि ये टेंस कौन से सेंटेंस का है, टूट में तो मैक्सिमम यही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का दिया होगा, बोला जाएगा इसको कहाँ चेंज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ले जाना है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ले जाना है। तो बस इतना सा आपको रूल याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, फ्यूचर परफेक्ट में क्या आता है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको अभी बताती हूँ कि ये आपका इसका रूल क्या रहता है। अगर आपको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना है, जो फिल इन द ब्लैंक्स मैंने दिए इनको फिल अप करने के लिए, तो आप ले सकते हो।
अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, देखो इसमें ओनली आपके पास विल रहता है, ठीक है, और बाकी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो रूल आपके पास वही रहने वाला है, सब्जेक्ट प्लस विल। विल अपने बाद आईएनजी वाली फॉर्म नहीं ले सकता है, ना ही ये थर्ड फॉर्म ले सकता है आएगा प्लस बीन आएगा प्लस यहाँ पे भी वन के बाद आईएनजी वाली फॉर्म आएगी और फिर वही है आपके पास सिंस या फोर करना है और लास्ट में प्लस आपके पास ऑब्जेक्ट रहना है। खत्म हुआ आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ, शी विल हैव बीन वॉशिंग हर क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। कंप्लीट हुआ। सेकेंड एग्जांपल देती हूँ, दे will have been making a noise for 2 hours। थर्ड एग्जाम्पल देते हैं, क्या लिखे थर्ड एग्जाम्पल, dog will have been dogging a pet since morning। ये है आपके पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल वाले सेंटेंस। अब अगर नेगेटिव बनाने हैं तो आपको याद रखना है जो विल के बाद है वो नॉट आना है। तो विल आपके पास कहाँ है, जहां है उसके बाद नॉट लगा दो। ये नेगेटिव बन गया, ये नेगेटिव बन गया, ये नेगेटिव बन गया। इंटेरोगेटिव बनाना है, विल को यहाँ से हटाओ इधर रखो, यहाँ से हटाओ इधर रखो, यहाँ से हटाओ इधर। नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। ये आपके पास टेंसेस थे और टेंसेस आज आपके खत्म हुए। इति समाप्तम लेक्चर ऑफ टेंसेस, ठीक है। अब देखती हूँ कि या तो कोई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं, कोई टेलीग्राम ग्रुप बनाते हैं जिसमें कि मैं आपको एक्सरसाइजेस डाला करूंगी। और डालने से तभी फायदा है अगर ज्यादा से ज्यादा लोग करने बैठते हैं, अदरवाइज इतना टाइम वेस्ट मैं भी कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि टाइम का मुझे भी, मेरे पास भी अभाव है। तब तो कोई फायदा भी नहीं रहता कि इतनी मेहनत करो और किसके लिए करनी, जिनके लिए ये चैनल स्पेशली स्टार्ट किया है उन्होंने तो शायद आज तक कभी क्लास को देखा भी नहीं होगा कि कहाँ से शुरू हुआ कहाँ खत्म हुआ, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग जाता है पता कि एक्चुअल में क्लास प्रॉपर वे पे कौन देख रहे हैं, ठीक है, इतना पता मुझे लग जाता है। तो मेरे आइडिया से तो हार्डली 2 या 3 एक स्टूडेंट ऐसे हैं जो रोज देखते हैं क्लास को। एक आधी बार छूट भी गई तो फिर वो कवर अप कर लेते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं मैसेज छोड़ देते हैं कि आज मैं कवर अप नहीं कर पाई, तो वो अभी 1-2 दिन में इसको कवर कर लूंगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, जिस दिन आपको अर्जेंसी है, कोई काम है, उस दिन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं भी तो क्लास कभी नहीं दे पाती जब मैं भी बिजी होती हूँ। बट मैं आपको इतना कहना चाहूंगी कि जितना आप मैनेज कर सकते हैं उतना कंसिस्टेंसी बनाए रखे, क्योंकि ये सोचने की गलती मत करना कि मैं ही स्टडी कर रही हूँ या मैं ही स्टडी कर रहा हूँ, जरा भी ये गलती नहीं करना। आपकी तरह पीछे लाखों करोड़ों बंदे बैठे हुए, ठीक है। और ये डोमिनेट भी नहीं होना है कि बाकियों ने पता नहीं कितना पढ़ लिया होगा, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मैंने तो पढ़ा ही नहीं। तो वो फीलिंग्स आपकी तब आती है जब आपने कुछ भी नहीं किया है, अभी तक भी आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा है। हाँ,
अगर आप अभी इस हॉप में हो कि अभी कुछ नहीं बिगड़ेगा, देखता हूँ अगले महीने या देखती हूँ अगले महीने, तो जरा भी आपके पास टाइम नहीं है। जैसे हाई कोर्ट क्लर्क की आपके पास भर्ती आ चुकी है, वो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट निकल चुकी है, उसके लिए भी फॉर्म फिलअप कर देना। और आपके पास कमीशन के फॉर्म आने वाले हैं, बिल्कुल रेडी है। जो कमीशन टीजीटी का हो गया, एलटी का हो गया, और जेबीटी जेबीटी कमीशन हो गया, आर्ट्स में मेडिकल नॉन मेडिकल टीजीटी वगैरह, ये सभी के कमीशन सभी आने वाले हैं। तो आप जरा भी पीछे ना हटे, अपनी स्टडी को विराम ना दे, बल्कि आगे उसको कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ अब क्लास को खत्म करते हैं, और आपका 10th वाला चैप्टर भी खत्म हो गया है। अच्छा, आप सभी मुझे बताएंगे कि नेक्स्ट आप क्या शुरू करना चाहेंगे, आप कहाँ से पढ़ना चाहेंगे? क्या आप नरेशन वॉइस पढ़ना चाहते हैं, या फिर आगे कोई आप न्यू चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, जैसे नाउन हो गया? हाँ, जैसे नाउन्स वगैरह है, इनको नाउन से ही मैक्सिमम स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। या स्पेसिफिक टॉपिक आपको आर्टिकल पढ़ना है, मुझे रिप्लाई चाहिए इसका। अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो मैं अपनी मर्जी से फिर कोई ना कोई लेक्चर मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कमेंट करके मुझे बता देना कि इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। जो ज्यादा वीक है वो पहले खत्म करो, जिसमें ऑलरेडी कमांड है वो थोड़ा सा चलेगा बाद में भी, क्योंकि वो रिवीजन करने से फिर आ जाता है। और जिसमें कमांड ज्यादा ही डाउन जाती है वो मुझे बताना है, उसका इलाज मैं बताऊंगी आपको, बिल्कुल डीप इलाज बताऊंगी, जहां के बाद वो खत्म हो जाता है, जड़ी उसकी खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये था आपका 10th का चैप्टर, आज खत्म हुआ। गुड नाइट टू ऑल, और आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडी। ठीक है, गुड नाइट।